हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 24 शुरू करने जा रहे हैं जीओसी का। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है जीओसी का। 25 लेक्चर टोटल होंगे और ये लास्ट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मैं 2 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 24 और 25। टॉटोमेरिज्म बेसिकली एक आइसोमेरिज्म का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ा पाते, इससे तो हम इसे जीओसी में पढ़ाते हैं। तो टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में मैंने कहा था कि इसको जीओसी में पढ़ाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इसे पढ़ा रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 24 देखते हैं। लेक्चर नंबर 24 टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पढ़ना है हमें, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से सीखिए इसे। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म क्या होता है सीखा जाए तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म जो है उसमें होता क्या है। मान लीजिए एक कंपाउंड है एक्स, ऐसे एक्स वाई और डबल बॉन्ड जेड, यहां एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस तरह का इक्विलिब्रियम देखा जाता है ना। एक फर्स्ट स्टेप 1 2, तो ये ऐसे गया तो ये H+ हो गया, ये इधर टूटा तो माइनस हो गया और ये चीज यहां माइग्रेट कर जाएगी 3। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा X, इसके यहां आने से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z H ये आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे भी वही होता है 1 2 3 ऐसे, ठीक है, 3 ऐसे हो जाएगा। तो इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो हो क्या रहा है यहां पे कि H जो है वो 1 और 3 माइग्रेशन हो रहा है। आमतौर पे तो 1 और 3 ही पे माइग्रेशन होता है, लेकिन 1 2 पे भी एक आध केसेस में होता है। आमतौर पे 1 3 पे माइग्रेशन है, फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है और फिर थर्ड से फिर फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का माइग्रेशन होता है। तो टॉटोमेरिज्म बेसिकली एक H+ का माइग्रेशन है। H+ इसमें एक स्थान से दूसरी जगह पे जाता है, और वो भी H+ जो है, जो H+ का माइग्रेशन यानी एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। दिस इज एसिड। क्यों? क्योंकि ये H+ दे रहा है और ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज अ बेस। ऐसे आप यहां पे भी देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे ये H+ दे रहा है तो ये एसिड है, और ये एटम एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला जो है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो होता क्या है, इट्स एक्टिंग लाइक अ बेस। तो होता क्या है, आप कह सकते हैं कि अगर टॉटोमेरिज्म का सही आपको डेफिनेशन देना है तो पहली चीज तो क्या है कि इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो टॉटोमेरिज्म इज बेसिकली इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली एन इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन है टॉटोमेरिज्म। दूसरी चीज क्या, टॉटोमेरिज्म में एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तो मैं कह सकता हूं दूसरी बात क्या कि इन टॉटोमेरिज्म there is migration of, ठीक है, there is migration of एसिडिक हाइड्रोजन, H+ आयन या एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर आप आइसोमेरिज्म में मैं इसे पढ़ाता तो आपको यह समझ में नहीं आता कि एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, क्योंकि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने कहां पढ़ा है, जीओसी में पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसको वहां पे नहीं पढ़ाया गया है ना, अलग से जो है हम इसको पढ़ाते हैं। तीसरी बात क्या, यहां पर ध्यान रखिए कि बेसिकली ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का स्पेशल केस है, ठीक है। यहां पे 2 फंक्शनल
आइसोमर्स एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फंक्शनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात क्या लिख सकते हैं आप? तीसरी बात लिख सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म इज अ डायनेमिक मतलब रुका हुआ नहीं है, तुरंत एक दूसरे में दोनों चेंज होते रहते हैं। इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम between two functional isomers, two functional isomers के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, जैसे हम कभी कभी रेजोनेंस खींचते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हाइपोथेटिकली अगर मर्ज करके एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाया उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टॉटोमेरिज्म का रियल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात क्या है कि चौथी बात क्या हो जाएगी? चौथी बात हो जाएगी टॉटोमर्स। अच्छा, इन दोनों को टॉटोमर्स कहेंगे। ठीक है, ये एक टॉटोमर है, ये दूसरा टॉटोमर है। ये फंक्शनल आइसोमर्स भी है ना। फंक्शनल आइसोमरिज्म दो लोगों के बीच में है तो उसको फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। लेकिन उन्हीं दो फंक्शनल आइसोमर्स के बीच में अगर केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाए, तो हम उसको है ना टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो मैं अगली बात क्या लिखना चाहता हूं कि टॉटोमेरिज्म अनलाइक resonating structures, ऐसा क्या चाहिए है ना, unlike resonating structures have real existence है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि टॉटोमेरिज्म जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं की तरह, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होते, लेकिन टॉटोमेरिज्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के विपरीत जाकर है ना रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात क्या? अगली बात यह है कि टॉटोमेरिज्म हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे टॉटोमेरिज्म है? क्या कंडीशंस होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे टॉटोमेरिज्म है कि नहीं है? ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? अगला टॉपिक हो जाएगा कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। क्या कंडीशन होगी टॉटोमेरिज्म के लिए, ये पता लगाया जाए। तो देखिए, टॉटोमेरिज्म के लिए बड़ा ही सिंपल कंडीशन है। एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए पाई बॉन्ड से, और उसके बगल वाले एटम यानी अल्फा जो एटम है उस पे हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और उसके अल्फा एटम पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं कंडीशन टॉटोमेरिज्म की है ना यहां पे लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? यहां पे कंडीशन लिखता हूं क्या कि फॉर टॉटोमेरिज्म an electronegative element, electronegative element should be attached to another electronegative atom through a pi bond, है ना। So for tautomerism, an electronegative element should be attached to another electronegative atom through another electronegative for tautomerism, an electronegative atom should be attached to another electronegative atom
atom through a pi bond, through a pi bond should be attached to another electronegative atom through a pi bond. एक कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ऐसा होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन वहां पे मौजूद होना चाहिए. ठीक है, तो there should be presence of at least one alpha hydrogen. There should be presence of at least one alpha hydrogen. So दोस्तों यहां पे मैंने टॉटमिज्म का बेसिकली आपको है ना एक इंट्रोडक्शन दे दिया. मैं फिर से हल्का सा बता दूं कि टॉटमिज्म बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है. इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है ये. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है. दूसरी बात, टॉटमिज्म जो है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है. तीसरी बात, यहां पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हिच एग्जिस्ट, और है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के विपरीत जाकर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं. और कभी भी कोई कंपाउंड टॉटमिज्म शो करे इसलिए जरूरी है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके बगल वाले अल्फा एटम से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन वहां पे होना चाहिए. अब आइए इस बात पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप पहचान पा रहे हैं कि टॉटमिज्म किस कंपाउंड में होगा कि नहीं होगा. आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं. अब अक्सर क्वेश्चन आता है इस तरह का कि चार ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट टॉटमिज्म. इनमें से कौन लोग टॉटमिज्म शो करेंगे, आपको बताना है. तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने अभी बताया था कि दो कंडीशंस होती हैं. तो देखिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसके अल्फा एटम से जुड़ा हाइड्रोजन है, यानी ये शो करेगा. ठीक है, तो ऐसे जज करते हैं, है ना. एक यहां कार्बन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और इसके अल्फा पे हाइड्रोजन है. यहां भी है, इधर भी है. ये कंडीशन यहां पे भी ट्रू होती है तो ये भी शो करेगा. यहां पे क्या है, यहां पे भी आ जाइए. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और पाई बॉन्ड के जरिए जुड़ा है. यहां पे पाई बॉन्ड है और बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन भी है. लेकिन आप याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव नहीं शो करते हैं टॉटमिज्म, क्योंकि मान लीजिए यहां 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऐसे होगा. जैसे ही ये H+ के रूप में निकलेगा यहां माइनस छोड़ जाएगा और ये माइनस और ये लोन पेयर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करने लगेंगे. जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ये भी कंपीट करने लगेगा और ये लोन पेयर भी कंपीट करने लगेगा. तो ध्यान रखिए, बगल वाले इधर तो ठीक है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है और बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन भी है. ये भी समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन है. ठीक है, लेकिन ठीक है यहां हाइड्रोजन है और लेकिन ये तब भी नहीं शो करेगा क्योंकि यहां पे क्या है, बगल वाले एटम पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है. तो ये होगा क्या, जैसे ये H+, भाई आपको मैंने बताया टॉटमिज्म H+ का माइग्रेशन होता है, तो H+ के रूप में जाएगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा. अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये दोनों कंपीट करेंगे, यहां का नेगेटिव चार्ज इधर का लोन पेयर, तो इसमें आ जाएगा CIR, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये टॉटमिज्म शो नहीं करेगा. तो मोटे तौर पर हम एक नियम बना लेते हैं. क्या हम एक नियम बना लेते हैं क्या कि टॉटमिज्म is not exhibited by carboxylic acid and derivatives. मैं यहां पे लिख लेता हूं. ठीक है, कुछ नोटेबल बातें हैं, मैं यहां पे नोट कर ले रहा हूं. यहां पे मैं नोट कर ले रहा हूं. नोट फर्स्ट पॉइंट, टॉटमिज्म is not exhibited by carboxylic acids and derivatives. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स शो नहीं करते. एक बात सीख ली हमने, लेकिन ठीक है, तो ये आ गया यहां पे. अब यहां ये नाइट्रो कंपाउंड्स पे, तो नाइट्रो कंपाउंड्स में तो अभी हमने सीखा कि एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन शो करते हैं. ठीक है, यहां पे हमने देखा एल्डिहाइड शो कर रहा था और मुझे लगता है कि कीटोन भी यहां
शो कर रहा था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव शो नहीं करते। यहां ना नाइट्रो कंपाउंड है, ऐसे कुछ है। अब यहां भी वही बात है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां पे भी लोन पेयर है, तो यहां पे CIR हो सकता है, लेकिन NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि हाइड्रोजन जो है काफी एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, काफी एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक किसे कहते हैं कि ये इतना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन जो है वो ऐसे है। अब क्या होगा, ये बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी बहुत इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा, तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको H+ निकलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो भले ही यहां पे CIR जरूर है, लेकिन NO2 के एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये है ना CIR होने के बावजूद जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये शो करेगा, यहां पे भी CIR है, क्योंकि ये H+ जाने के बाद जो यहां नेगेटिव आएगा, यहां लोन पेयर, ये दोनों ये टूटने पर ये इधर और ये इधर कंपीट करने लगेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ठीक है CIR है, तो इसलिए टॉटोमेरिज्म शो करना नहीं चाहिए, इसका हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए एसिडिक उसे कहते हैं जो H+ जाने के बाद ये स्टेबल हो, स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया। लेकिन होता क्या है, H+ जाने के बाद CIR तो है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ का नेगेटिव चार्ज काफी कम हो जाएगा और कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि NO2 में, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं कि NO2 में CIR होने के बावजूद वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो याद रखिएगा कि नाइट्रो कंपाउंड्स exhibit tautomerism in spite of competitive inhibition of resonance due to very strong inductive effect, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से शो करता है। अगली चीज क्या, तो इसको तो आप से खारिज कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स का है ना जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। डेरिवेटिव का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड, ये लोग शो नहीं करेंगे। यहाँ पे एक एटम अपने से ज्यादा या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। ऐसे भी आपको मालूम है कि कीटोन शो करता है, यहां भी टिक लग जाएगा। ऐसे यहां आ जाइए, यहां पे क्या है, यहां डबल बॉन्ड O है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है और बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो बिल्कुल ये जो है शो करेगा। एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है पाई बॉन्ड से, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे लोन पेयर इसलिए शो नहीं करेगा। आप इसलिए भी इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये नहीं शो करेगा, क्योंकि ये एसिड एनहाइड्राइड है, ध्यान रखिएगा ये एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। और याद रखिए एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ही माने जाते हैं। और अभी आपने लिखा है कि है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय देम, वो एग्जिबिट नहीं करते, इसलिए आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के जरिए जुड़ा है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेगा, ठीक है, शो नहीं करेगा। ऐसे यहां आ जाइए तो याद रखिए नहीं शो करेगा। यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, पाई बॉन्ड भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी शो करेगा। इसको इमीन कहते हैं और इमीन भी टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये शो करेगा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और अल्फा हाइड्रोजन है, शो करेगा, करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे CIR होगा, नहीं शो करेगा। आपको भी मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव शो नहीं करते हैं ना, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या है ना, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। देख रहे हैं आप, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बना रखे हैं, चारों कार्बन से ही बने हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये नहीं शो करेगा बिकॉज यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। HNO2, HNO2 कैसा होता है? HNO2 ऐसा होता है HON डबल बॉन्ड हो। तो आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है और बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन है, ये शो करेगा, है ना। तो ये जो नाइट्रस एसिड है, ये भी आपका नाइट्रस एसिड जो है वो भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। नाइट्रस एसिड आपका टॉटोमेरिज्म शो करता है। इसी तर्ज पर आप HCN की बात करिए तो HCN जो है, HCN इज अ बिग एक्सेप्शन। ठीक है, HCN में एक एक्सेप्शन है, डायड सिस्टम कहते हैं इसे। यहां पे क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर थोड़ा डिफरेंट तरह का टॉटोमेरिज्म होता है। और यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये 1, 2 और 3 के बीच में ना माइग्रेट करके सिर्फ 1, 2 के बीच में माइग्रेट करता है। ये H कभी C के साथ होता है, कभी N के साथ, तो इसको एक्सेप्शन के रूप में याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, पर बगल वाले एटम से ही जुड़ा कोई हाइड्रोजन नहीं है, बगल वाला एटम ही हाइड्रोजन है, और तब पर भी ये टॉटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, ये H इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा CNH। ठीक है, तो ये जो है यहां और यहां के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में माइग्रेट करता रहता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। HCN जो है ना, अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बावजूद जो है हाइड्रोसायनिक एसिड जो है टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो ये तीसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं ना यहां पे लिख दे रहा हूं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हम लोगों ने अभी सीखी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है HCN जो होता है वो, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या? थर्ड पॉइंट, HCN हाइड्रोजन साइनाइड has no alpha hydrogen, even then it exhibits टॉटोमेरिज्म। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है, याद रख सकते हैं। वैसे आने की संभावना कम है, फिर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि कैसे टॉटोमेरिज्म कहीं पे होगा कि नहीं, हम ये जज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि टॉटोमेरिज्म जो है इज नॉट एग्जिबिटेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव। दूसरी बात, नाइट्रो कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे CIR होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। और अगली चीज मैंने क्या बताई कि हाइड्रोजन साइनाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, ये है ना 1, 2, 3 माइग्रेशन ना हो के 1, 2 माइग्रेशन होता है। अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बावजूद ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज सीखा कि टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं और उसको टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ होता है, इसको पहचानना सीखा। अब आइए टॉटोमेरिज्म जो होता है उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो मैकेनिज्म जानना जरूरी है और मैकेनिज्म जानने पे आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, क्या मैकेनिज्म हो सकता है टॉटोमेरिज्म का? तो एक्चुअली इसमें 2 मैकेनिज्म है, एक एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म होता है और बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म और एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या होता है।
एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म और बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं। वैसे आप बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म जानते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो पहली चीज है बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म, तो बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म कैसा होता है? मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, एक एल्डिहाइड है और इसको आप है ना हल्का सा बेसिक मीडियम में डाल दीजिए, बस होगा क्या? तो ध्यान दीजिए इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं कि होगा क्या, और चूंकि आप जीओसी पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी भी नहीं। CH3 CH2H COH, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहां पे आपने एक OH माइनस लिया हुआ है जो कि बेस है। ये चीज जो है वो बेसिकली एक बेस है, और बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। क्यों ये हाइड्रोजन एसिडिक है? क्योंकि आपको पता है, मैंने अब तो आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ समझते हैं, जीओसी पढ़ा है मैंने। एसिड उसे कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन उसे कहते हैं जिसके जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने वो स्टेबल हो, और ऐसा होगा भी यहाँ पे, ठीक है। ये OH जो है इस H+ को निकाल के वाटर में चेंज कर जाएगा, और होगा क्या? यहां से H+ जाने के बाद यहां नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये काफी स्टेबल है, इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ऐसे, और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C, ये टूटने पे O माइनस H हो जाएगा। और आपको मालूम है कि है ना टॉटोमेरिज्म में H+ का माइग्रेशन होता है, तो जो H+ यहां से निकला है वो तो चला गया, ठीक यही H+ नहीं आएगा, पर ये एक्वस मीडियम में घट रहा है, और एक्वस मीडियम में स्ट्रे H+ आयन होते हैं। स्ट्रे मींस एक आध इधर उधर घूमते हुए मिल जाएंगे, वो इसमें आ गए। तो एक्चुअली हुआ ये कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा और वहां आ गया, पर जरूरी नहीं कि यही वाला वहां चला गया हो, ये वाला निकल गया और वहां के लिए कोई और आके पहुंच गया, पर ऐसा लगेगा नेट रिएक्शन में जैसे यही वाला वहां पहुंच गया है, ठीक है। तो ये H+ जो है यहां आ जाएगा और फिर ये इसमें चेंज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये CH2 डबल बॉन्ड COH, ये चीज मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको कीटो कहते हैं, ठीक है। कीटो, भले ही एल्डिहाइड है पर इसको कीटो कहते हैं, कीटो। और इसको इनॉल कहते हैं। इनॉल मींस ये ईन है ना, एल्कीन का ईन है, और ये ऑल है ना, अल्कोहल का ऑल है, तो ये इनॉल हो गया। तो बेसिकली है ना ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी इसको नाम देते हैं। इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? CH2, यहां से हाइड्रोजन वहां चला गया, डबल बॉन्ड COH, क्या आ जाएगा? H, ठीक है। तो ये आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात की जाए कि ये जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है इसका तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। उल्टा करिए, वापस जाते समय जो है OH माइनस आयन क्या करता है? यहां से H+ निकाल लेगा, H निकलने के बाद ये बनेगा, ये चीज फिर से रेजोनेंस करेगी और ये बन जाएगा, और कहीं से H+ आके इससे जुड़ के वापस ये चला जाएगा। तो यहां पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे जिस वे में आप आगे गए थे ठीक उसको रिवर्स कर दीजिए, तो जैसे वीडियो रिवर्स करते हैं वैसे आप रिवर्स कर दीजिए तो आप यहां पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म डिपेंड करता है कि उसका रेट जो है वो डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोजन एसिडिक है। जितना हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा उतना बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म का रेट जो है वो ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे इस बात को लिख रहा हूं। क्या? पहली बात तो इसको आपको याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे रहा हूं, टॉटोमेरिज्म रिएक्शन जो हो रहा है यहां पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब कौन, अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक होगा उससे रिएक्शन पहले हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, एक बात हो गई। दूसरी बात,
है ना, इसको कहते हैं कीटो, मैंने कहा अभी इसको कहते हैं कीटो, ये इसको कहते हैं कीटो, और इसको कहते हैं इनॉल, है ना। और इस टॉटोमेरिज्म को क्या कहते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसका नाम होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कहा जाता है इसे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो यहां पे ये चीज जो है वो कीटो है, और है ना ये वाली चीज इनॉल है, ये चीज इनॉल है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन आगे जा रहा है, अगर ये रिएक्शन आगे जा रहा है, आपको मालूम है कि कोई भी रिएक्शन जो आगे जाता है ना, कोई भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाता है वो आरआई के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं दोनों, इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये इंटरमीडिएट है। जितना ये स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड ड्रिवन होगा। तो इसलिए दोनों आरआईज में चेक कर लेते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। यहां पे नेगेटिव चार्ज एक कार्बन पे है, जबकि यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन का जो आरआई है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा। तो आप कह सकते हैं, देखिए हमेशा मैंने कहा, आगे आपको बताऊंगा भी मैं, किसी भी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कितना आरआई स्टेबल है, जितना स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। बैकवर्ड रिएक्शन का ये आरआई है, तो ये जितना स्टेबल होगा बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा। तो अगर ये बैकवर्ड ज्यादा आएगा तो कीटो की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ये उधर जाएगा उससे ज्यादा लोग वापस आ जाएंगे, तो कीटो का परसेंटेज जो है वो इनॉल से ज्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अगर इसको RI1 कहूं, इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर कहूं और इसको सेकेंड स्ट्रक्चर कहूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे सिंस सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट is more stable than first RI. Hence, the reaction is backward driven, है ना, backward driven, पीछे की तरफ ड्राइव हो जा रहा है ये, backward driven। बैकवर्ड अगर ज्यादा ड्रिवन होगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो, कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा हो। भाई देखिए, बैकवर्ड रिएक्शन अगर फास्ट है तो मतलब वो 10 कन्वर्ट हो रहा है तो ये 20 उसमें चला जा रहा है, तो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा इससे, क्योंकि इसे रिएक्शन बैकवर्ड ड्रिवन है, तो है ना, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेड में चेंज होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कीटो विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इनॉल। तो ये एक बात है जो हमको आगे काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कीटो का परसेंटेज जो है वो इनॉल से क्या होगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दो बातें बताई कि है ना, ये बताया कि बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, और ये भी बता दिया कि किस पे डिपेंड करता है। दो बातें हैं, ठीक है। एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, और मैकेनिज्म याद रखना है। मैकेनिज्म कैसे याद रखना है? पहली चीज मैं अभी सिखाऊंगा अभी आपको कि सबसे पहला काम क्या होता है बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म में, कि OH जो है हाइड्रोजन निकालता है, और वो हाइड्रोजन पहले जाएगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी, है ना, हाइड्रोजन वहां से निकालिए जो सबसे एसिडिक होगा, उसको निकाल लीजिए, बाकी तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, दूसरा, है ना, ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कितना एसिडिक है। ठीक है, और तीसरी बात क्या, कि कीटो का परसेंटेज जनरली इनॉल से ज्यादा होता है। ठीक है, ये तीसरी बात भी मैं लिख देता हूं कि इफ देयर आर वैसे इसी बात का ये इंप्लीकेशन है, इफ देयर आर मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन, if there are more than one acidic hydrogen, then the more acidic one will show more tautomerism। ठीक है, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा
वो ज्यादा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी उस हाइड्रोजन, उस एसिडिक हाइड्रोजन के माइग्रेशन से जो इनॉल बनेगा वो ज्यादा परसेंटेज में होगा। अब दूसरी बात क्या है यहां पे कि हम देखें कि एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म देखेंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म में आप 2 बूंद इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए, H प्लस, है ना, एक्वस कर दीजिए। अब क्या होगा देखते हैं। तो अब H प्लस क्या करेगा, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो भी रिएक्टेंट है उसके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, है ना, H प्लस अटैक करेगा। तो होगा क्या, मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं, होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, H प्लस जो है वो यहां अटैक करेगा क्योंकि यहां पर काफी लोन पेयर दिखाई पड़ रहे हैं, ये यहां अटैक कर रहे हैं और ये चीज टूट जाएगी। ऐसे क्या बनेगा, CH3 COH, यहां पे आ जाएगा प्लस और ये H आ गया। ठीक है, अब ये चीज बनी। अब H तो वहां लग गया, एक H आया है। देखिए टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि एक जगह से H निकलता है और दूसरी जगह पहुंचता है, या दूसरी जगह पहुंच जाए और दूसरी जगह से निकल जाए, एक ही बात है। होता क्या है, जैसे यहां से H वहां गया, ये टॉटोमेरिज्म हुआ, या उल्टा भी कर सकते हैं, वहां कहीं से H आ गया और यहां से चला गया, तो नेट रिएक्शन क्या लगेगा, जैसे ये जो गया है यही जो है वहां पहुंच गया है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो होगा क्या, ये बनने के बाद रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करके, अब देखिए इसको स्टेबलाइज होना है यहां पे। ठीक है, इसको स्टेबलाइज है क्योंकि देखिए न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती हैं, चार्ज चीजें नहीं होती, चार्ज चीजें स्टेबल नहीं होती। तो इसको अगर आपको स्टेबलाइज करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज स्टेबल हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज चला जाना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज तभी जाएगा जब यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा कि ये आप ऐसे तोड़ दीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा और H प्लस यहां से, है ना, माइग्रेट कर जाएगा। तो ऐसे कर दिया मैंने, ये आ जाएगा CH2COH माइनस प्लस H। ठीक है, यहां आ गया और होगा क्या, ये नेगेटिव जो है इसके साथ बॉन्ड बना देगा, यहां पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COHH। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये अभी भी कीटो है, ये कीटो फॉर्म में है, और अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये भी इन और ये ऑल है, यानी ये इनऑल फॉर्म है। ठीक है, इनऑल फॉर्म है। तो आपने देखा यहां पे, लेकिन ये जो बॉन्ड का टूटना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है क्योंकि बॉन्ड टूटने में एनर्जी लगती है। तो याद रखिएगा एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, या एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, जबकि बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो आरआई रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो आरआई की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आरआई की रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो, है ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने यहां पे देख लिया कि यहां पर क्या हुआ, H प्लस ने यहां अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, यहां प्लस आ गया, प्लस कार्बोकेटायन वाली स्पीशी अनस्टेबल होती है, इसको स्टेबल करने के लिए यहां पे नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए H प्लस के रूप में निकल गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहां बॉन्ड बना दिया। अब आपको लग क्या रहा है, आप अगर इसको देखें और इसको देखें तो आपको लगेगा जैसे यहां 3 हाइड्रोजन थे, यहां 2 है, यानी यहां से एक हाइड्रोजन निकल के कहीं चला गया और वो हाइड्रोजन कहां चला गया, यहां चला गया, क्योंकि देखिए यहां H पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं है कि यही वाला हाइड्रोजन वहां गया है, यहां पर पहले कोई हाइड्रोजन आ गया और यहां से कोई चीज चली गई। ठीक है, तो बात वही, नेट ऐसा लग रहा है जैसे वहां से चीजें, यहां से चीजें मूव करके यहां चली आई हैं। ठीक है, अब यहां इस एसिड कैटालाइज्ड जो टॉटोमेरिज्म है, इसमें जो सीखने वाली हमें बात नजर आती है वो एक ही चीज नजर आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं
वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो आरआई रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो इससे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का वो एक एल्कीन है, तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या इनॉल, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, जो कि एक एल्कीन है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं मैं आपको जीओसी में सिखा चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म हो गया। अब इसको बेहतर, अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है। आप बोल सकते हैं मुझसे कि सर दोनों में ठीक है, होने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, पर दोनों इनॉल बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि क्या, देखिए एक क्वेश्चन है पहला, एक कंपाउंड है और इसका आप बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म करिए और उसी कंपाउंड का एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म करिए, आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। ठीक है, तो दोनों में प्रोडक्ट जो है डिफरेंट आता है। कैसे? अब ध्यान दीजिए, OH जो है जब भी बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म होता है वो हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। यहां पे दो हाइड्रोजन अल्फा पे हैं, एक ये है H1 और ये H2 है। आपको पता है कि H जाने के बाद नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो अगर तीन तरफ से कार्बन होगा तो नेगेटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट से काफी बढ़ जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री कार्बन आयन बने, यानी ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो ये OH करेगा क्या, यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां से मूव कर जाएगा, एक ऐसे का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यानी ये H+ के रूप में चला गया, ये ऐसे टूट गया और ये H+ यहां आ गया। खैर मैं इसको कई स्टेप्स में कर देता हूं। ठीक है ना, ये OH जो है वो यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं बिल्कुल मैकेनिज्म से कर रहा हूं, और ये चीज ये बनेगी आपकी C डबल बॉन्ड O यहां पे, और यहां पे H चला गया, जिसके H+ के रूप में गया, जिसकी वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है ऐसे टूट जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पे पाई बॉन्ड लग जाएगा और यहां पे O पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां जो O पे नेगेटिव आया, कहीं से एक स्ट्रे H+ आयन आके इससे जुड़ जाएगा, ये आपका इनॉल बन गया। तो यहां पे इनॉल जो है वो ऐसा बना, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पे OH बन गया, ये इनॉल प्रोडक्ट बना। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ कैटालाइजेशन का फर्क है। यहां बेस कैटालाइज्ड है। अब एसिड कैटालाइज्ड की बात करिए, एसिड कैटालाइज्ड में क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड में पहले ही H+ अटैक कर दे। देखिए इसमें क्या H जाता है और फिर एक H आता है, और फिर उल्टा होता है, इससे पहले H आता है और फिर H चला जाता है। ठीक है, तो उसका जस्ट रिवर्स जैसा है। यहां पे H+ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक यहां पे है H1 है और एक H2 है। अब देखिए अगर H1 यहां आया तो ये जो एल्कीन बनेगा उसके पास यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जबकि अगर ये H यहां चला जाता है और यहां एल्कीन बनता है तो इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। और अभी आपने पढ़ा है कि है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनॉल की स्टेबिलिटी, इनॉल एक तरह से एल्कीन ही होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में। ठीक है, तो अगर यहां से आप भेजते और ये एल्कीन बनेगा तो 1 हाइड्रोजन यहां और 2 यहां, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। जबकि अगर यहां पाई बॉन्ड ये गया और यहां पाई बॉन्ड बनेगा तो 2 यहां पे और 2 यहां पे और 3 यहां पे, सॉरी है ना, और 3 यहां पे, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मुझे लगता है इसको भेजना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो जब आप इसको भेजेंगे यहां पे तो ये चीज जो है ऐसे हो जाएगी, H निकल गया यहां से और ये चीज बन जाएगी ऐसे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्क है। यहां इसमें
पहले वाले केस में यहां पाई बॉन्ड है और दूसरे वाले केस में यहां पाई बॉन्ड है, दोनों में फर्क आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, आमतौर पर सेम होते हैं, बट कुछ केसेस में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने अब तक आपको दो काम कर दिया। एक तो मैंने आपको बता दिया कि टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं और टॉटोमेरिज्म कैसे पहचाना जाता है, ये हम लोगों ने सीख लिया आज। ठीक है, और दूसरी चीज ये सीखा कि टॉटोमेरिज्म का क्या मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे टॉटोमेरिज्म जो है वो आप हमेशा टॉटोमेरिज्म अगर दिया हो तो आप उसके फाइनल इनॉल फॉर्म तक कैसे पहुंचेंगे, उसका दोनों मैकेनिज्म मैंने यहां पे बताया। अब आइए देखते हैं कि क्या हम इस मैकेनिज्म से, है ना, फाइनल इनॉल प्रोडक्ट्स निकाल पा रहे हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रॉ इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म तो देखिए यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरे से जुड़ा हुआ है पाई बॉन्ड से, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, बगल वाले कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहां तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं है। ठीक है, यहां टॉटोमेरिज्म है, तो यहां कैसे होगा, आप जानते हैं कि एक जो अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको OH निकाल लेगा, H प्लस के रूप में निकल जाएगा, H प्लस निकल गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है CH2। हमेशा मैकेनिज्म से करने की कोशिश करिए तो गलतियां होने की संभावना कम रहेगी। फिर ये ऐसे ऐसे कर दीजिए तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H और फिर H प्लस कहीं से आ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा, तो ये चीज आपकी हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड COH, ये इसका इनॉल फॉर्म हो गया। ऐसे यहां आ जाइए, यहां पे दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं, दोनों एक जैसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक ही बात है, मैं यहां से ही निकाल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, OH H प्लस निकाल के वाटर में चेंज कर जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, और फिर ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, यहां आ जाएगा CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और एक H प्लस आकर इससे जुड़ जाएगा और ये चीज हो जाएगी CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, तो ये इसका इनॉल फॉर्म आ गया। तो आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी है, ये भी है। एसिडिक कैसे बताते हैं, यहाँ से जाने के बाद जो नेगेटिव होगा वो स्टेबल होगा रेजोनेंस, यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो भी स्टेबल होगा रेजोनेंस से, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मैंने अभी सिखाया था आपको कि बेस कैटालाइज्ड मतलब टॉटोमेरिज्म में हमेशा इस चीज का ध्यान दिया कीजिए कि हाइड्रोजन वहां से निकालिए जो सबसे एसिडिक होगा। ये वाला हाइड्रोजन सबसे एसिडिक है, तो मैं यहां से इसे निकालूंगा, तो यहां पे H है, OH यहां से निकल आएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब होगा क्या, ये कहीं भी आप इसको रेजोनेट कराइए, इधर भी करा सकते हैं, उधर भी करा सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चीज आ जाएगी है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं सॉरी, ये ऐसे इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और अब कहीं से H प्लस आ जाएगा, अगर कहीं से H प्लस आके यहां लग जाएगा तो ये चीज आपकी ऐसे हो जानी है CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि आमतौर पे कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा होता है, पर इस केस में है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग करने लगेगा, और बेसिकली इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ये C डबल बॉन्ड CH H ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, इस वजह से ये इनॉल लॉक हो जाएगा। जैसे ही कीटो से आप इनॉल तक पहुंचेंगे, इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके लॉक हो जाएगा। तो इस एक केस में मैं कह सकता हूं कि इनॉल का परसेंटेज, ठीक है, इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा होगा। आमतौर पे कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है इनॉल से, लेकिन यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पर यहाँ क्या कर सकते हैं, दो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन कहीं से निकाल दीजिए, तो ये OH अगर इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है ऐसे, तो ये बन जाएगा
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव जब ऐसे रेजोनेंस करेगा तो ये चीज ऐसे आ जाएगी। O पे नेगेटिव, H प्लस कहीं से आके यहां जुड़ जाएगा और ये चीज ऐसे चेंज हो जाएगी। ये इसका इनॉल फॉर्म हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड यहाँ पे इनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तर्ज पर यहां क्या हो जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, पर यहां H प्लस जाने के बाद नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन पे आएगा, यहां जाने पे 3 डिग्री कार्बन में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। आपको मैंने ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ में सिखाया है, मुझे यहां डायरेक्ट कहना चाहिए कि ये वाला ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये H प्लस जो है ये निकल जाएगा, OH इसको निकाल ले जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, चीज यहां ऐसे बनती हुई दिखाई पड़ेगी। फिर H प्लस कहीं से आ जाएगा और फिर ये चीज जो है H प्लस कहीं से आ जाएगा, यहां लग जाएगा, तो ये चीज ये बन जाएगी, ऐसे इनॉल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इनॉल फॉर्म। तो ये आपका जो है ये आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लगभग 6 क्वेश्चन दिखाए हैं कि कैसे टॉटोमेरिज्म गवर्न होता है। अब अगली चीज क्या, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, क्योंकि अगर H जाएगा तो यहाँ अगर मान लीजिए नेगेटिव भी आता है, अगर ये ऐसे भी टूट जाएगा तो 2 पाई बॉन्ड अगल बगल हो जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड्स अगल बगल हो जाने से स्टेबिलिटी काफी घट जाएगी चीजों की। ठीक है, काफी अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये हाइड्रोजन तो एसिडिक नहीं है, ये चीज तो श्योर है। लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये वाला हाइड्रोजन जरूर एसिडिक है, यहां जो नेगेटिव आएगा वो इसके साथ और ये उसके साथ रेजोनेंस में है। तो आप याद रखिए कि जरूरी नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन ही हो, अल्फा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन भी एसिडिक हो सकता है। जहां भी हाइड्रोजन एसिडिक होगा हमेशा बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म से में वहां से हाइड्रोजन निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन यहां से निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे। ये इधर यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड हो, और फिर ये भी ऐसे कर दीजिए और ये चीज ऐसे आ जाएगी। O पे नेगेटिव और फिर कहीं से H प्लस आकर इससे जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, ये एक्चुअली फिनॉल बन गया है, आप देख सकते हैं फिनॉल बन गया। और यहां पर जो आप कह सकते हैं ये फिनॉल है। ठीक है, ये फिनॉल है और आप देख लीजिए फिनॉल जो होता है वो एरोमेटिक होता है और एरोमेटिसिटी की वजह से काफी स्टेबल होगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पर भी इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा कीटो से, कीटो के परसेंटेज से। ठीक है, कीटो के परसेंटेज से इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार एसिड कैटेलाइज्ड है तो मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। H प्लस यहाँ O पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, इसका भी एंड प्रोडक्ट फिनॉल ही आना चाहिए, यहाँ OH हो जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये प्लस की तरफ जाएगा, तो ये चीज ऐसे आ जानी चाहिए, यहां प्लस आ जाएगा। अब क्या है, यहां नेगेटिव लाना है, यहां नेगेटिव आते ही नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना देंगे, तो यहां नेगेटिव कब आएगा, जब ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पाई बॉन्ड लग जाए, H प्लस निकल जाएगा। तो याद रखिए बेस कैटलाइज्ड में H प्लस पहले निकलता है और बाद में H प्लस आता है, और इसमें एसिड कैटलाइज्ड में H प्लस पहले लग जाता है और बाद में निकलता है, यहां से निकल जाएगा और जैसे ही निकलेगा यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, आपको यही प्रोडक्ट सेम मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि आपने अभी देखा कि H यहाँ से जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड लग जाता है, यहाँ पे यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है।
अब यहाँ क्या है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, जो जो हम करते हैं ना, पहले H निकला, यहाँ नेगेटिव आया, फिर ये ऐसे गया, फिर H आया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा। कैसे करना है डायरेक्ट, ऐसे करिए 1 2, ठीक है। H गया, यहाँ पाई बॉन्ड लग गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया और ये फिर H यहीं जुड़ गया। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, ये यहाँ पाई बॉन्ड OH लग जाएगा, ये तो है ही पहले से। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो H है, ये वाला जो H है वो भी ऐसे ही करेगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये बॉन्ड टूटा और फिर से ये बॉन्ड यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है। इसको यहाँ आके जुड़ गया, ऐसे ये ऐसे टूटा और ये टूट गया, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड लग जाएगा और ये आपका फिनॉल बन जाएगा। तो काफी स्टेबल है, ये भी एक फिनॉल डेरिवेटिव है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन अगर जो है यहाँ आता है, यहाँ आता है और ये यहाँ पहुंच जाता है और ये ऐसे ऐसे और यहाँ ऐसे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो थोड़ा आप डायरेक्ट लिखना शुरू करिए, पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ आया, यहाँ पाई बॉन्ड लग गया, ये ऐसे टूटा और H वहां जुड़ गया, यहाँ पे OH आ गया। ऐसे ये यहाँ आया तो यहाँ पाई बॉन्ड लग गया और ये ऐसे टूट के H यहाँ आ गया। तो ऐसे ही H का माइग्रेशन होता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फिनॉल फॉर्म हो गया, ठीक। इसी तरह पर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस कीटो के बगल में ये हाइड्रोजन अल्फा एसिडिक है और इसके ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। 1 2 और ये H यहाँ चला जाएगा, ऐसे ये 1 2 और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म से करेंगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऐसे टूट के H आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा और ये यहाँ ये ऐसे और ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, अगर ये H प्लस गया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस पाई के साथ और ये पाई इसके साथ रेजोनेंस में होगा। तो क्या होगा, ये OH इस H प्लस को निकाल लेगा, H प्लस को निकाल लेगा तो होगा क्या, ये पाई पाई डबल बॉन्ड O यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो और यहाँ जो ये टूटा तो H प्लस जो गया था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे OH बच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आप इनॉल ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ का अगर हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा और अगर यहाँ पाई बॉन्ड मान लीजिए, चलिए ये यहाँ से भेज ही देते हैं, तो ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा और ये H प्लस यहाँ अगर चला जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट काफी अनस्टेबल है। क्यों ये प्रोडक्ट बनेगा, ये क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नेचुरल एंगल होता है 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 60 डिग्री है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो जो चीज 120 पे होनी चाहिए उसको आप मरोड़ कर 60 पे करेंगे तो इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, ठीक है, इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। दिस इज स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, और जहां स्ट्रेन आ जाता है वो चीज अनस्टेबल हो जाती है, यानी ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरफ का तो हाइड्रोजन नहीं जा सकता, इधर वाला हाइड्रोजन जरूर जा सकता है। कैसे, 1 2 और ये 3, ये चीज बन जाएगी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली ये बनेगा, क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये यहाँ टूट गया, H यहाँ जुड़ गया, ये चीज बनेगी। ठीक है, ये आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ध्यान दीजिएगा कि इस तरफ जहां पे ये जो साइक्लोप्रोपेन जैसा बना हुआ है, इस तरफ से हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि उसमें तनाव आ जाएगा, तो इस साइड से जाएगा, भले ही है ना वो लेस एसिडिक हो, ठीक है। शायद इधर वाला ही मोर एसिडिक भी था, उधर वाला लेस एसिडिक है क्योंकि वो 3 डिग्री H प्लस जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे H प्लस जाने के बाद 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। 2 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो ये प्रोडक्ट इस वजह से ही बनना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी नहीं जा सकता क्योंकि स्ट्रेन आ जाएगा, यहाँ से भी नहीं जा सकता क्योंकि स्ट्रेन आएगा, तो बेसिकली ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये ऐसे करेंगे तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड अगल बगल हो जाएंगे जो कि अनस्टेबल माना जाता है। यहाँ है ही नहीं,
यहाँ भी ये भी अगर एसिडिक अगर आप समझेंगे कि H+ गया तो ये जो नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड आया तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड लगातार अगल बगल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो काफी एसिडिक है। कैसे एसिडिक है? क्योंकि अगर ये H+ यहाँ से चला जाएगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव इस पाई के साथ, ये पाई इस पाई के साथ, ये पाई इस पाई के साथ और ये पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस यहाँ पे आइसोमरिज्म आपको दिखाई पड़ेगा। OH जो है H+ निकाल लेगा और ये चीज ऐसे आ जाएगी। क्या मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं? यहां नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे रेजोनेंस कर लीजिए, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा, फिर यहां पे रेजोनेंस कर लीजिए, पाई पाई, ये इधर नेगेटिव बॉन्ड, यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और यहां पाई बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड ऑफ। फिर से ऐसा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहां पे क्या होगा? पाई 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 और यहाँ पाई और ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और फिर से एक बार और ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो होगा इसका वो ये हो जाएगा। तो आपको दोनों फिनॉल में चेंज कर जाएंगे, ये भी और ये भी ऐसे, और ये यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ पे H+ आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तो इस कीटो के बगल में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को मान लीजिए एक्सट्रैक्ट कर लेते, चलिए मैं माना एक्सट्रैक्ट कर लिया और आपका ये बना ऐसे, Cl और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर ये नेगेटिव यहाँ और ये बॉन्ड ऐसे टूट के H+ यहाँ जुड़ भी जाता है, H+ यहाँ जुड़ भी जाता है, तो ये बन जाएगा। ये बनेगा और ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि ये वायलेट कर रहा है ब्रेडिट्स रूल को, है ना। वायलेट्स ब्रेडिट्स रूल। ब्रेडिट्स रूल मैंने पढ़ाया था आपको जीओसी में ही। ब्रेडिट्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं, तो यानी ये बनेगा ही नहीं, यानी ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा, ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ऐसे यहां पे क्या है, तो अब यहां से यहां हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि यहां पाई बॉन्ड लगते ही ब्रेडिट्स रूल वायलेट होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन अल्फा जाएगा ऐसे करके, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड लग जाएगा और ये जो टूटा है यहां पे ओ माइनस जो आएगा H+ आके कहीं से इससे जुड़ जाएगा और ये चीज ऐसे हो जाएगी OH। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये भी आपका इनॉल फॉर्म बन गया, इसका इनॉल। ठीक है, इसी तर्ज पर यहां क्या होगा, अब देखिए यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन जरूर है पर इनमें से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी गया तो यहां जो पाई बॉन्ड लगेगा उससे ये ब्रिज कार्बन, या यहां पे जो इसके जाने से यहां जो पाई बॉन्ड लगेगा उससे ये ब्रिज कार्बन जो है ना, ब्रेडिट्स रूल वायलेट कर देगा, इसलिए यहां पर कोई चीज नहीं बनेगी, बिकॉज ना प्रोडक्ट जो बनेगा इट विल वायलेट, प्रोडक्ट विल वायलेट
ब्रेडिट्स रूल, ब्रेडिट्स रूल को वॉयलेट करेगा। ऐसे यहां आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। तो यहां मैंने इतने सारे जो क्वेश्चंस कराए वो इसलिए कराए कि आप देख लीजिए कि लगभग सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने करा लिए हैं जो आपको टॉटोमिज्म में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब यहां पे क्या है, इसके अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, इसके अल्फा पे है और इसके अल्फा पे, तो यानी यहां से जा सकता है। ठीक है, पहले एक को ले जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो H इधर गया, इधर भी जा सकता था, ऐसे टूटा और ये H प्लस वहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां जाने से यहां पाई बॉन्ड लग जाएगा, यहां पे OH हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो और यहां डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनॉल बनेगा। और आपको याद होगा मैंने जब एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी आपको तो बताया था कि अगर कोई बॉन्ड तोड़ने से कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक स्टेप और आगे चीजें जाएंगी और ये दोनों बॉन्ड ऐसे टूट जाएंगे, ऐसे और ऐसे। यहाँ जो प्लस आएगा वो प्लस जो है इसको एरोमेटिक बना देगा, OH। तो ये जो है O माइनस हो जाएगा और यहाँ जो प्लस है आप देख सकते हैं साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये इसके साथ रेजोनेंस में। यानी अगर आप बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे तो ऐसे दिखना चाहिए इसको। यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे करके आप +2 चार्ज कर देंगे और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये इसका इनॉल फॉर्म आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लेकिन आप दो हाइड्रोजन है, दोनों नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये यहां गया, यहां पाई बॉन्ड लगा और ये यहां से गया, यहां पाई बॉन्ड लगा, तो आप याद रखिए एक साइक्लिक कंपाउंड में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो ये अगर जाएगा, मान लीजिए, चलिए मैं इसको भेज दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आके यही H प्लस आके जुड़ जाएगा इससे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगी OH और यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड है, अगर ये हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे भी अगर पाई बॉन्ड लग गया तो ये चीज एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पे भी पाई बॉन्ड लग गया तो फिर साइक्लिक है, प्लेनर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन 4n पाई के मल्टीपल्स में होते हैं वो चीज एंटी एरोमेटिक हो जाती है। इसलिए ये एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, ये एक स्टेप आगे नहीं बढ़ के यहीं रुक जाएगा और यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। दूसरा हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेगा। तो इट इज ऑल्सो वेरी, है ना, नाइस क्वेश्चन। मैंने कहा था नाइट्रो कंपाउंड शो करते हैं, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये OH इसको ले जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव ऐसे करेगा और ये जो H गया था वही H यहाँ पर वापस आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N, और ये बॉन्ड ऐसे टूट के H लग जाएगा, तो ये OH और ये ऐसे O हो जाएगा। इस अब तक देखिए जितने भी टॉटोमेरिज्म थे वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। ये एक नया टॉटोमेरिज्म मिला है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो, वो नाइट्रो है और ये एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो टॉटोमेरिज्म कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी तरह इस पर यहां आ जाइए, ये नाइट्रोसो है। अब इसके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा है, बगल में अल्फा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, ये निकाल लेगा इसको, यहां नेगेटिव आएगा, ये ऐसे कर लेंगे और जो हाइड्रोजन निकला है वही हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, OH ऐसे हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, इसको अगर नाइट्रोसो कहोगे तो इसको कहेंगे ऑक्सीम। तो इस तरह के स्पेशल टॉटोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं। देखिए NO जहां पे होता है उसको नाइट्रोसो कह सकते हैं आप, नाइट्रोसो। और NC डबल बॉन्ड N OH जहां होता है, मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, इसको ऑक्सीम कहते हैं। तो ये जो टॉटोमेरिज्म है ये नाइट्रोसो ऑक्सीम टॉटोमेरिज्म है, नाइट्रोसो ऑक्सीम टॉटोमेरिज्म कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या है, ये इन अमीन है, इसको इन अमीन कहते हैं। ठीक है, ये इन अमीन है और ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है कैसे, ये OH ये H निकाल लेगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल लिख दे रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH माइनस आ जाएगा और फिर ये ऐसे और जो H प्लस गया था वो वापस लौट आएगा, ये चीज आ जाएगी CH3
CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको इनामीन कहते हैं और इसको इमीन कहते हैं, इमीन, इमीन। तो इस टॉटोमेरिज्म को क्या नाम देते हैं? इस टॉटोमेरिज्म को यही नाम देते हैं, इनामीन। मैं इसको ब्लू पेन से लिख दूं, इसको कहते हैं इनामीन, इनामीन इमीन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर टॉटोमेरिज्म का नाम हो, लेकिन टॉटोमेरिज्म करने आना चाहिए। जैसे यहां पे नाइट्रस एसिड है, तो फिर वही बात है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने से ज्यादा एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड जुड़ा है और बगल वाले एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या होगा, यहां पे OH जो है इस हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O पे नेगेटिव होगा, N डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर जो है रेजोनेंस हो जाएगा और H प्लस आके यहीं जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा O डबल बॉन्ड N OH। अभी भी ये नाइट्रस एसिड ही है, देखिए ना, नाइट्रस एसिड में N डबल बॉन्ड O OH होता है, यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड O OH होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक टॉटोमेरिज्म हमें दिखाई पड़ गया। और यहाँ क्या होगा, सेम वैसे ही हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा और बगल वाले एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से OH इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा और ये आ जाएगा O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। और अब क्या होगा, यहां पर ये ऐसे ऐसे रेजोनेंस कर जाएगा और ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और H प्लस कहीं से आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये NH हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टॉटोमेरिज्म हो गया। ठीक है, तो आज माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में काफी कुछ सीखा। मैंने बताया आपको कि टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं, टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे आप टॉटोमेरिज्म पहचानते हैं, और मैंने ये भी बताया कि टॉटोमेरिज्म होने के कितने मैकेनिज्म हैं, एक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, एक बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, और उन मैकेनिज्म्स के ऊपर हम लोगों ने लगभग यहां पर मुझे लगता है कि 27 क्वेश्चंस किए हैं। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं, टॉटोमेरिज्म कंटिन्यूड रहेगा अगले लेक्चर में, और बात करेंगे कि इनॉल का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, कितने तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल इनॉल फॉर्म में, इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।